हाँ भाई, तो चैप्टर नंबर है 14। क्या नाम है? पक्का? स्टार्ट करें क्या? एटॉमिक फिजिक्स। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे, एक ग्रंथ था रे, क्या नाम था? ग्रंथ का नाम क्या था? वैशेषिक। वैदेशिक नहीं है भैया, वैशेषिक दर्शन है। ठीक है, इसके प्रणेता कौन थे भैया? इसके प्रणेता थे आपके महर्षि, जो कि भारतीय दर्शन शास्त्री। ठीक है रे, ठीक है, दर्शिल शास्त्री महर्षि कणाद। ठीक है, वैशेषिक दर्शन नाम का एक ग्रंथ था, उसके प्रणेता कौन थे? महर्षि कणाद। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो द्रव्य होता है, क्या होता है? द्रव्य, वो सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है। क्या होता है भैया? सूक्ष्म अविभाज्य कण। और इस सूक्ष्म अविभाज्य कण को ही क्या बोला भैया? परमाणु बोला। क्या बोला? परमाणु। ठीक है क्या? इस सूक्ष्म अविभाज्य कण को ही क्या बोला? परमाणु बोला। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसके बाद में एक बात और आई। सबसे पहले डाल्टन। कौन? डाल्टन। कौन सी सन में आए थे? 1809 में कि 3 में? 1803 में। वैसे तुम्हारे सन पूछते नहीं है। 1803 में आए, और सबसे पहले जो वैज्ञानिक तरीके से सिद्धांत दिया वो किसने दिया था? डाल्टन ने दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अपने आएंगे 3 मॉडल। एक तो आएगा कौन सा? थॉमसन मॉडल, जो कि प्लम पुडिंग मॉडल था। ठीक है, और कौन सा था दूसरा? रदरफोर्ड। कौन सा था भैया? और तीसरा कौन सा है? बोर मॉडल। नील्स बोर ने दिया जो बोर मॉडल। और ये जो थॉमसन मॉडल है, ये तो कोविड-19 की बात चढ़ गया रे भेंट, हट गया ये। अपने पढ़ने कितने? 2 मॉडल। कौन कौन से? रदरफोर्ड और बोर मॉडल। ठीक है, यहाँ अपन सबसे पहले कौन सा देखेंगे? रदरफोर्ड मॉडल। यहाँ दिख रहा है क्या अच्छे से? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया वो कब दिया था? 1911 में। 1911 में। रदरफोर्ड के साथी और थे सहयोगी, और वो सहयोगी कौन थे भैया? एक तो था गाइगर और एक मार्सडन। ये 2 सहयोगी थे। किसके? रदरफोर्ड के सहयोगी थे ये, गाइगर और मार्सडन। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने किया क्या था? अब आपको पता है, ये जो मतलब हो रहा है दुनिया में, हो क्या रहा है? सबकी टांग खिंचाई। तो इसने क्या किया? थॉमसन को गलत साबित किया। क्या किया भैया? मतलब कोई भी कुछ भी करना है, जिसने दे दिया बस उसको गलत साबित करना है। ठीक है, तो पहले थॉमसन ने दिया था, थॉमसन को क्या कर दिया भैया? रदरफोर्ड ने गलत साबित कर दिया। क्या कर दिया? गलत साबित। रदरफोर्ड ने किया क्या था? अब इसके प्रेक्षण है। अरे यही तो है। रदरफोर्ड ने क्या किया था? इस रदरफोर्ड के प्रयोग का भी नाम है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। क्या किया? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इसका प्रयोग क्या था सबसे पहले, कि इसने किया क्या जो आप इसको पढ़ रहे हो? इसका प्रयोग रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया भैया? रदरफोर्ड ने क्या किया? एक ली यहाँ पर पतली पन्नी। किसकी? धातु की। ठीक है, धातु की पतली पन्नी। कुछ किताबों में लिखा होता है स्वर्ण की पतली पन्नी, वो भी धातु ही है रे। धातु की पतली पन्नी, जिसकी मोटाई कितनी थी? 10 की पावर -7 मीटर। इसके ऊपर उसने क्या किया? बौछार करी। किसकी बौछार करी भैया? अल्फा कणों की। किसकी बौछार की? अल्फा कण की बौछार की। किसके ऊपर? धातु की पतली पन्नी के ऊपर, जिसकी मोटाई थी 10 की पावर -7 मीटर। तो ये थे भैया कौन? रदरफोर्ड। सिंपल सा प्रयोग किया, अल्फा कणों की बौछार की थी धातु की पतली पन्नी के ऊपर। ठीक है, अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण होते हैं द्विधनावेशित हीलियम आयन। क्या होता है? द्विधनावेशित हीलियम आयन अल्फा कण कहलाता है। द्विधनावेशित हीलियम आयन क्या कहलाता है भैया? बोलो, याद रख पाओगे इतनी बातें? अब तुम कहोगे ठीक है, ये फालतू बातें बहुत हुई, हमें फटाफट ये बताओ कि रदरफोर्ड के प्रेक्षण क्या थे? रदरफोर्ड के
प्रेक्षण क्या क्या प्रेक्षण किए उसने, प्रयोग किया तो प्रयोग में वो प्रेक्षण देखेगा कि उसने क्या क्या प्रेक्षण किए। तो उसने प्रेक्षण किए कि जो यहाँ पर पतली पन्नी थी, क्या थी, पतली पन्नी थी, उस पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकतर अल्फा कण क्या हुए भैया, सीधे निकल गए। अधिकतर अल्फा कण क्या हुए भैया, सीधे निकल गए। तो अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए। सीधे निकल गए का मतलब है उनमें कोई विक्षेपण नहीं हुआ। तो ये पहला पॉइंट है, अधिकतर अल्फा कण क्या हुआ भैया, सीधे निकल गए। फिर क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो गए, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो गए। जो नाभिक के जितना पास था वो उसका विक्षेपण भी उतना ही ज्यादा हुआ। ठीक है, अब देखिए जरा लास्ट में क्या बोला, लास्ट में बोला कि 8000 में से एक कण, कुछ तो क्या हो गए, दूसरा था कि कुछ कण विचलित हुए। अब ये जो विचलित या विक्षेपित हुए, तो ये जो विचलित या विक्षेपित होने का कोण था, कहां से, नाभिक से कितना विक्षेपित हो रहे हैं, जो नाभिक के जितना नजदीक है वो उतना ही ज्यादा विक्षेपित हुआ, उसके लिए विक्षेपण कोण उतना ही ज्यादा प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहां से अपने को ये देखना है कि 8000 में से एक, 8000 में से कई किताबों में 10,000 में से एक लिखता है, कई किताबों में 20,000 में से एक लिखता है, लेकिन तुम्हारी किताब में लिखा है 8000 में से एक। क्या हुआ, इधर गया था लेकिन टकरा करके क्या रे, टकरा करके वापस इसी दिशा में लौट गया रे, टकरा करके वापस इसी दिशा में लौट गया। ये था इसका तीसरा प्रेक्षण। तो रदरफोर्ड ने 3 प्रेक्षण किए कि अधिकतर जो अल्फा कण थे वो तो सीधे गुजर गए। ठीक है, दूसरा प्रेक्षण था कि कुछ अल्फा कण क्या हुए, विचलित हुए। तीसरा था 8000 में से एक क्या हुआ भैया, वापस लौट गया। 8000 में से एक वापस लौट गया। तो भैया प्रेक्षण किए हैं तो उन प्रेक्षणों का निष्कर्ष भी निकालना पड़ेगा, प्रेक्षण किए तो प्रेक्षणों का निष्कर्ष भी निकालना पड़ेगा। तो मैं निष्कर्ष भी निकालूं क्या, बताओ, निष्कर्ष निकाले। पहला प्रेक्षण क्या था, अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, निष्कर्ष यही लिख देता हूं इसके साथ ही, अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, इसका मतलब परमाणु का अधिकतर भाग क्या होता है, रिक्त होता है। परमाणु का अधिकतर भाग क्या होता है, और परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की पावर -10। अरे ठीक है टाबरियों, 10 की पावर -10 परमाणु की त्रिज्या। फिर इसके बाद देखो रदरफोर्ड का दूसरा था कि कुछ कण विचलित हुए, कुछ कण क्या हुए, यानी कोई ना कोई चीज है जो इनको यहाँ बीच में बैठी है, वो इनको प्रतिकर्षित कर रही है। जितना वो उस सेंटर के नजदीक आते गए वो उतना ही विक्षेपित ज्यादा हुए, उतना ही विक्षेपित ज्यादा हुए। तीसरी चीज थी 8000 में से एक वापिस लौट गया। इसका मतलब एक वापिस लौट गया, इसका मतलब केंद्र के अंदर कोई शक्तिशाली चीज बैठी है जो कि इलेक्ट्रॉन, इस अल्फा पे तो कौन सा होता है भैया, धनावेश होता है, +2 होता है ना, द्विधनावेशित हीलियम। क्या होता है, द्विधनावेशित हीलियम आयन, यानी इसके ऊपर धनावेश होता है अल्फा पे, यानी कोई ना कोई चीज सेम आवेश की यहाँ पर बैठी है जो इसको क्या कर रही है, और यहाँ जो मुकाबला हो रहा है वो आमने सामने हो रहा है भैया। टक्कर बड़े कांटे की है, टक्कर कांटे की है, तो इसको वापस लौटा दिया रे, क्या कर दिया, आपको ही पता है वहां अगर पॉजिटिव होगा तो इस पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा, सीधी सी बात है, करेगा कि नहीं करेगा। तो यानी उसने कहा यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव वाला ही है, सेम आवेश वाली चीज बैठी है, यानी नाभिक पर धनावेश होता है। क्या होता है, और बहुत ही सूक्ष्म जगह में होता है धनावेश, और नाभिक का पूरा द्रव्यमान यहीं पे केंद्रित रहता है, जिसे क्या बोला भैया, नाभिक बोला। परमाणु का पूरा द्रव्यमान और परमाणु का पूरा द्रव्यमान और परमाणु का जो पूरा का पूरा द्रव्यमान होता है वो एक जगह केंद्रित रहता है, और उसका आवेश भी यहाँ केंद्रित रहता है, जिसे क्या बोल दिया, नाभिक। धनावेश केंद्रित रहता है, कौन सा आवेश, इसे क्या बोल दिया,
नाभिक बोल दिया, और उस नाभिक की जो त्रिज्या दी वो 10 की पावर -15 मीटर दे दी रे। कितनी दे दी? 10 की पावर -15। तो देखो नाभिक की बातें कर रहा है, किसकी बातें कर रहा है? नाभिक की भी बातें कर रहा है। सबसे पहले जो परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं उनके बारे में जो वैज्ञानिक मत था सबसे पहले रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो एक नजर रदरफोर्ड पे वापस मार लेते हैं। रदरफोर्ड 1911 में सहयोगी थे गाइगर और मार्सडन। थॉमसन को क्या किया रे? गलत साबित किया। थॉमसन को क्या किया? गलत साबित किया। इसका प्रयोग सिंपल सा प्रयोग था। धातु की एक पतली पन्नी थी 10 की पावर -7 मीटर मोटाई की, 10 की पावर -7 मीटर मोटाई की। उस पतली पन्नी पर क्या किए? एल्फा कणों की बौछार की। एल्फा कण आपको पता है क्या होते हैं? द्विधनावेशित हीलियम आयन। जैसे ही एल्फा कणों की बौछार की तो 3 प्रेक्षण देखे। प्रेक्षण नंबर 1 देखा कि अधिकतर एल्फा कण सीधे, कुछ एल्फा कण विचलित हुए और 8000 में से एक एल्फा कण टकरा करके वापिस आ गया। तो 3 निष्कर्ष निकाले। अधिकतर सीधे निकल गए, इसका मतलब परमाणु का ज्यादातर भाग रिक्त होता है, और त्रिज्या परमाणु की होती है 10 की पावर -10 मीटर। फिर बोला कि और क्या होता है? कुछ विचलित हुए, और विचलित हुए वो विचलित होंगे, जितना नाभिक के नजदीक आएंगे उतना ही ज्यादा विचलित होते जाएंगे। तीसरी बात, 8000 में से एक वापस लौट रहा है, यानी कि जो एल्फा कण पर आवेश है सेम आवेश की कोई चीज वहां बैठी है, और उसका नाम क्या था? नाभिक। और उससे टकरा करके वो वापस आ रहा है। नाभिक पर भी कौन सा आवेश? धनावेश। और पूरे परमाणु का द्रव्यमान भी कहाँ केंद्रित रहता है? नाभिक में। और बोला नाभिक की त्रिज्या 10 की पावर -15 मीटर। बताओ 10 की पावर -15 मीटर ज्यादा कि 10 की पावर -10 मीटर ज्यादा? बहुत ज्यादा है भैया। इतनी ज्यादा है, मान लो कि ये परमाणु है एक क्रिकेट स्टेडियम के बराबर। क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच होती है उस पिच के बीचों बीच एक मक्खी बैठी है रे। क्या बैठी है भैया? उस मक्खी के जितना सा होता है नाभिक। क्रिकेट स्टेडियम की पिच के ऊपर बैठी मक्खी के जितना होता है नाभिक। क्रिकेट स्टेडियम को मान लो परमाणु, मक्खी को मान लो नाभिक, तो ये होता है इतना सा नाभिक। तो मतलब बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। अधिकतर भाग रिक्त है। तो बताओ सीधे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? जो इसके बिल्कुल नजदीक से आएंगे वही विचलित होंगे, हाँ या ना? जो एग्जैक्ट सिद्ध में आएगा वो वापस लौट जाएगा 8000 में से एक। सिंपल सी बात है। अब भैया रदरफोर्ड ने थॉमसन को गलत साबित किया, तो कोई रदरफोर्ड को भी गलत साबित करने आ जाएंगे, हाँ या ना? तो रदरफोर्ड की कमियां, इतनी सारी बातें हो गई तो भैया कमियां भी मिलेगी। क्या मिलेगी रे? कमियां मिलेगी। रदरफोर्ड की कमियों में नंबर 1 है, नंबर 1 है सबसे पहले आया मैक्सवेल। कौन आया भैया? ग्लेन मैक्सवेल नहीं रहे, ठीक है? मैक्सवेल वैज्ञानिक था, हाँ। वो 2020 वाला खिलाड़ी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वाला जो आता है छक्के छक्के मारता है, पंजाब किंग्स 11 पंजाब से खेलता है क्या? है लंबू सा है ना, एक कैच भी पकड़ता है बाउंड्री पे। वो मैक्सवेल नहीं है ये, ठीक है? इस मैक्सवेल भैया ने क्या कहा? मैक्सवेल भैया बोले कि जो कोई भी आवेश है विद्युत क्षेत्र के अंदर चक्कर लगाएगा वृत्ताकार कक्षाओं में। कैसी कक्षाओं में? रदरफोर्ड ने ये कहा था वृत्ताकार कक्षाओं में, ठीक है? तो इसने कहा जो भी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे वो लगातार अपनी क्या करेंगे? ऊर्जा को खोएंगे। तो कि इलेक्ट्रॉन अगर लगातार वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा तो ये धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोता जाएगा, इसका पथ छोटा होता जाएगा, और यहाँ जो केंद्र में नाभिक बैठा है एक दिन उसके अंदर ये समा जाएगा, जो कि परमाणु के स्थायित्व के क्या है? खिलाफ है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर समा जाएगा तो बताओ परमाणु का स्थायित्व रहा क्या? नहीं रहा, यानी परमाणु रहेगा ही नहीं। ये तो स्थायित्व के ही खिलाफ है, यानी कि वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता, कुछ और ही लोचा है। वो आपको पता है कौन सी कक्षाओं में चक्कर लगाता है? दीर्घवर्ताकार। और दूसरा क्या बताया? ये रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया, रेखीय स्पेक्ट्रम को। ये 2 कमियां आ गई इसकी। चलें आगे। अब 2 मॉडल, एक तो देखो थॉमसन हट गया, रदरफोर्ड हो गया, बचा कौन? बोर मॉडल। तो बोर मॉडल है अब किसके लिए भैया? जो हाइड्रोजन है ना, कौन रे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे जितने भी परमाणु है, हाइड्रोजन सदृश जो आयन है, परमाणु नहीं रहे, क्या आयन? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के सदृश जो आयन है,
उनके लिए है कौन है? बोर मॉडल। कौन है भैया? बोर मॉडल। लाइट आ गई क्या रे? कौन सा मॉडल है भैया? बोर मॉडल है। कौन सा मॉडल है? किसके लिए है? हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए। ओके, अब चले तो अब कौन सा मॉडल है भैया? बोर मॉडल। ठीक है भैया, नील्स बोर ने दिया था क्या? बोर मॉडल के बारे में अगर अपन बात करने जाएं तो इसने कितने अभिग्रहित दिए थे? किसके लिए दिए थे इसने? हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन सदृश आयन। हाइड्रोजन सदृश आयन का मतलब जैसे He+1, जैसे लिथियम+2, लिथियम+2 के बाद बेरिलियम+3, बोरॉन+4, यानी सब में देखो, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के लिए दिया था बोर ने। किसके लिए दिया था? एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो इसने बोली बोर ने, वो इसने ये कहा कि जो यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक निश्चित त्रिज्या की, किसकी भैया? निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में क्या करते हैं? निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं टावरियों? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे तुम चक्कर काटते हो वैसे चक्कर लगाते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में। अब इन निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन कोई भी विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते। किसी भी विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते। विकिरण का उत्सर्जन अगर नहीं करते तो ऐसी कक्षाओं को कहा दिया रे क्या? स्थायी कक्षा। क्या कह दिया? स्थायी कक्षाएं है रे, वो स्थायित्व की ओर है। वो कक्षाएं किधर की ओर है? स्थायित्व की ओर। फिर उसके बाद में इसने ये बोला कि यहाँ पर इसको जो चक्कर लगाने हैं वृत्ताकार कक्षाओं में, आपको पता चाहिए कौन सा बल चाहिए? अभिकेंद्रीय बल चाहिए। कौन सा बल चाहिए होता है? तो इन कक्षाओं में चक्कर काटने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल चाहिए होता है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, वो कौन प्रदान करता है टाबरियों? आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है कूलाम्ब बल। तुम कहोगे यहाँ कहाँ कूलाम्ब बल आ गया? यहाँ कूलाम्ब बल किसके मध्य? नाभिक पर धनावेश है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, उनके ऊपर ऋणावेश है। धनावेश और ऋणावेश के मध्य आकर्षण बल जो लग रहा है, कूलाम्ब आकर्षण बल, वो इनको क्या प्रदान करता है? आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक है, अब दूसरी जो इसका अभिग्रहित है, बोर का दूसरा अभिग्रहित, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है बोर का द्वितीय अभिग्रहित लिखिए। तो द्वितीय अभिग्रहित वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इन स्थायी कक्षाओं की परिभाषा को बताता है। क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर करता है जिनके लिए इनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। h/2π का पूर्ण गुणज होता है। n है कोई पूर्णांक राशि जिसका मान 1, 2, 3 ऐसे कुछ भी हो सकता है। यानी जो कोणीय संवेग, अगर मैं बात कर लूं त्रिज्या rn है, जिस पथ में या जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उसकी त्रिज्या rn है, और मान लो वो vn वेग से चक्कर काट रहा है, तो उसके लिए कोणीय संवेग ln, l बराबर mvr, तो वो हो जाएगा mvnrn, उसका मान बराबर होगा nh/2π के। बोलो क्लियर है? इसे क्या कहते हैं? बोर बोर क्वांटम प्रतिबंध। तो याद रखोगे इस प्रतिबंध को, बोर क्वांटम प्रतिबंध। एग्जाम में सीधा सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा रे कि बोर क्वांटम प्रतिबंध का गणितीय रूप लिखिए। तो हो गया गणितीय रूप। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं रे, mvrn बराबर n
ये जो एच अपॉन 2 पाई होता है इसको एच बार लिख देते हैं कई बार। क्या लिख देते हैं? एच बार। यानी ये जो एच बार है वो किसकी जगह लिखा? एच अपॉन 2 पाई की जगह। क्लियर है टाबरियों? 2 अभिग्रहित समाप्त हो गए क्या? तीसरा अभिग्रहित क्या रे? तीसरा अभिग्रहित कि यहां पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्करे काट रहे हैं, वह इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में संक्रमण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संक्रमण। मान लो रे ये कोई एक ऊर्जा स्तर है जिसकी ऊर्जा है En। मान लो कि ये ऊर्जा स्तर है N1 वाला और ये है N2 वाला, उच्च ऊर्जा स्तर है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन इस निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया तो उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। मान लो ऊर्जा उत्सर्जित करके वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ गया तो ऐसा भी पॉसिबल है। यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ सकता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है। निम्न से उच्च में जाएगा तब तो ऊर्जा अवशोषित करेगा, उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। ठीक है भैया, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि वो कोई उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो ऊर्जा का जो अंतर रहेगा En2 माइनस En1। आइंस्टीन प्लांक समीकरण, ऊर्जा समीकरण है जो किसकी? आइंस्टीन प्लांक। क्या बोला था? E बराबर एच न्यू, तो वो हो जाएगा ऊर्जा का अंतर E बराबर एच न्यू। और न्यू पता है तुम्हें, न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्डा। तो ये हो गया बोर का कौन सा अभिग्रहित रे? तीसरा अभिग्रहित। तो ये हो गए बोर के तीनों अभिग्रहित कंप्लीट। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर बोर के तीनों अभिग्रहित लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन। तीनों अभिग्रहित के बारे में बताना पड़ सकता है क्या क्या है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्थायी कक्षा को परिभाषित करो, बोर के अनुसार स्थायी कक्षा परिभाषित कीजिए, तो स्थायी कक्षा की परिभाषा पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर यहाँ से पूछ सकता है बोर का प्रथम अभिग्रहित लिखो 1 नंबर का, द्वितीय लिखो, तृतीय लिखो, तीनों में से कोई सा पूछ सकता है। ऊर्जा का क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है प्रतिबंध वाला। ठीक है, सीधा सीधा पूछ लेता है कि कोणीय संवेग किसके समानुपाती, किसके पूर्णांक के बराबर होता है? h अपॉन 2 पाई की, h अपॉन 4 पाई की, h अपॉन 5 पाई। कैसे दे देगा? तो h अपॉन 2 पाई के। ठीक है, इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। बोर मॉडल किन के लिए लगता है? जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से ज्यादा वालों के लिए नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं बता दिए मैंने सारे। आगे बढ़े, अब बताओ जरा, अरे बोलो अब फटाफट अपन क्या देख ले में। अब बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या, तो ये तो आसान सी बात है रे। किसके अनुसार देखनी है? बोर मॉडल के अनुसार। बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उन कक्षाओं की त्रिज्या। क्या देखनी है? त्रिज्या। किसके अनुसार? बोर मॉडल के अनुसार। अब अपन कोशिश करेंगे कि थोड़ा छोटा लिख के इनको एक ही बार में समाप्त करें। तो त्रिज्या देखिए अपन किस तरीके से, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी भैया? त्रिज्या की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? नंबर 1 पे त्रिज्या की बात कर रहा हूं। ठीक है, त्रिज्या के लिए अपन सबसे पहले क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो इनके लिए जो अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है? 1/2 mvn² बराबर कौन प्रदान करता है? कूलम्ब बल। कूलम्ब बल क्या होता है? K Q1 Q2। यहाँ पर इसका अपन लेंगे K Q1 Q2। Q1 मतलब किसी नाभिक का आवेश ले लूं रे। नाभिक का आवेश कितना होता है? Ze। कितना होता है? Ze। Z तो हो गए उसमें, उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या, E हो गया एक प्रोटॉन का आवेश। आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है आवेश प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे। बराबर कैसे होता है? एक पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। बाकी मान बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है भैया, तो यहाँ Q1 का मान Ze रख दिया और Q2 का मान क्या रखूंगा? E। किसका आवेश है? इलेक्ट्रॉन का। तो ये हो गया KZe² अपॉन RN²। सॉरी, ये 1/2 mv² नहीं रहे, क्या होगा? mv² अपॉन R। mv² अपॉन R होता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है भैया? mv² अपॉन R। तो ये n ले रहे हैं तो ये भी n, nवीं कक्षा की बात कर रहे हैं।
तो यहां से अपन देखेंगे इस आर एन से ये आर एन, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा भैया, एम ए वी एन स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। इक्वेशन नंबर 1 दे दूं क्या? इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब आपको पता है एनवीं कक्षा में गति करते हुए कोण, उसका संवेग कितना होगा? हाँ, कोणीय संवेग एम वी आर एन बराबर कितना आएगा भैया? एन एच अपॉन ए 2 पाई। यहां से मुझे बताओ v का मान निकाल लूं क्या? यहां से v का मान अपने पास आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन। ठीक है, क्लियर है? तो ये इक्वेशन 2 से vn का मान इक्वेशन 1 में रख दूं क्या? इक्वेशन 2 से vn का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 में रख दो भैया एम वी एन स्क्वायर, तो यहां मैं रख दूंगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन का स्क्वायर बराबर हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। बोलो क्लियर है? इसका स्क्वायर कर दूं अब, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं वरना तो अपने आएगा नहीं रहे, एम एन स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। बोलो इस आर एन से एक आर एन कैंसिल, इस एम से एक एम कैंसिल, अपने को आर एन का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? तो यहां से आर एन का मान निकाल दूं। यहां से देखो आर एन बराबर क्या हो जाएगा, आर एन इधर ले जाऊं, इधर जो इसको इधर ले आऊं, आर एन बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम इंटू के जेड ई स्क्वायर। ये किसका मान आया है? अब अगर मैं बात करूंगा किसकी? हाइड्रोजन की। किसकी बात करूंगा? तो टाबरियों हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा हेतु, प्रथम कक्षा हेतु n बराबर 1, z बराबर हाइड्रोजन के लिए 1। तो इन सब का जब मैं मान रखने जाऊंगा तो मेरे पास R1 हाइड्रोजन, क्या रहे? R1 हाइड्रोजन। यहां से मैं R1 हाइड्रोजन अगर रखने जाऊंगा तो देखो R1 हाइड्रोजन बराबर n का मान तो 1 एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड का मान 1 ई स्क्वायर, यह आएगा। और इसका मान अपने पास आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। कितना? 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको पिकोमीटर में रखना चाहोगे तो 53 पिकोमीटर। ओके, अब देखो, अब यहां से ये तो R1 हाइड्रोजन का मान आया, तो मुझे यहां से एक चीज बता दो, R1 हाइड्रोजन अपने पास इतना आ गया, ये दिख रहा है क्या? ये जगह यहां लिख दूं? अरे यहां लिख दूं क्या? यहां से देखो Rn की जब मैं बात करने जाऊंगा तो Rn के लिए ये जो चीजें आपको दिख रही है टाबरियों, इन सब की जगह तो क्या लिख दूं? R1 हाइड्रोजन। इन सब की जगह तो क्या लिख दूं? R1 हाइड्रोजन इंटू बच क्या गया? n स्क्वायर अपॉन z, n स्क्वायर अपॉन, बोलो क्लियर है? n का स्क्वायर है रे, ठीक है। यानी ये जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है nवीं कक्षा की, वो n स्क्वायर के तो समानुपाती है और z के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। बताओ आ गया यहां से संबंध? ठीक है, R1 हाइड्रोजन 0.529 रख देंगे एंगस्ट्रॉम में, फिर n कौन सी कक्षा है, जैसे दूसरी कक्षा है तो 2 रख देंगे, तीसरी कक्षा है तो 3 रख देंगे, और z जो परमाणु है उसका मान रख देंगे। तो आ गया Rn अपने पास। अरे आया कि नहीं आया? इसी तरीके से अपन इसके लिए यहां पर क्या निकाल देंगे भैया? वेग निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? वेग निकाल देंगे। ये तो नंबर 1 थी त्रिज्या। अब बोर कक्षा में जो गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका क्या निकालेंगे? कक्षीय वेग। कौन सा वेग?
गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग किसके अनुसार? बोर के हिसाब से। तो बोर तो भैया अभिकेंद्रीय बल के लिए तो यही बोलता है एम वी स्क्वायर बराबर, देखो सीधा कैंसिल कर दू आर एन से आर एन को, तो बोलेगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्या बोलता है? एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। मैं क्या कर दूं, यहां से एम वी रहने दूं और आर एन को इधर ले जाऊं, तो यहां से क्या हो गया? एम वी एन बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, इक्वेशन नंबर अब बोलो इक्वेशन 1 में 2 का भाग दे दूं रे, 2 का भाग देने पर, तो 2 का भाग दे दूं, चलो 2 का भाग दे देता हूं। इक्वेशन 1 में 2 का भाग देने पर ये ले भैया Vn से 1 Vn गया, m से 1 m गया, तो Rn से Rn गया, तो Vn बराबर ऊपर तो यही रह जाएगा के जेड ई स्क्वायर, 2 पाई ऊपर चला जाएगा। अरे हाँ या ना? तो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन नीचे एन एच, बताओ ये आ गया कि नहीं आया? अब मैं अगर हाइड्रोजन के लिए बात करूं, हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा हेतु, कौन सी कक्षा हेतु? प्रथम कक्षा हेतु n बराबर 1, हाइड्रोजन हेतु z बराबर 1, तो यहां से V1 हाइड्रोजन आ जाएगा और वो लिखेंगे देखो 2 पाई के z की जगह 1, तो ई स्क्वायर अपॉन n की जगह 1 अपॉन h, और इसका मान तुम्हें पता कितना आता है? 2.189 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर, या इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं c अपॉन 137 मीटर पर सेकेंड। यानी अपने पास जो Vn आ गया, ये रहा Vn 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन n सॉरी h, इसका मान तो क्या रखा? V1 हाइड्रोजन इंटू बच क्या गया? Z अपॉन n, ये बच गया कि नहीं बचा? यानी Z के तो समानुपाती होता है और n के कौन? कक्षीय वेग। Z के तो समानुपाती, कक्षीय वेग क्या होता है भैया? Z के समानुपाती, और n जो वेग है वो इसके n के व्युत्क्रमानुपाती। त्रिज्या का यहां देखा था, इसका उल्टा सा आ रहा है थोड़ा सा। यहां एक चीज और देखनी है, क्या है? एक परिभाषा है, संचरण कौन सा नियतांक है? सूक्ष्म संरचना नियतांक, सूक्ष्म संरचना नियतांक। तो सूक्ष्म संरचना नियतांक क्या होता है? सूक्ष्म संरचना नियतांक को लिखते हैं अल्फा से। सूक्ष्म संरचना नियतांक की परिभाषा होती है कि हाइड्रोजन की जो प्रथम कक्षा में गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका वेग अपॉन जो प्रकाश निर्वात में गति करता है उसका वेग, यानी अल्फा बराबर V1 हाइड्रोजन प्रथम कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, अपॉन निर्वात में प्रकाश का वेग। इन दोनों का अनुपात हो जाता है कौन? अल्फा। आपको पता है V1 हाइड्रोजन का मान कितना? C/137 कितना है भैया? C/, और नीचे C आ रहा है एक पहले से, C से C कैंसिल, यानी 1/137 मीटर पर सेकंड। ये ऊपर जाएगा तो 7 पॉइंट कुछ, सॉरी मात्रक तो कैंसिल हो जाएंगे, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड, तो मात्रक इसका कुछ भी नहीं आएगा। ये ऊपर 137 का भाग दोगे तो 7 पॉइंट कुछ इसका मान आएगा, या 1/137, ठीक है। या वैसे इसको भाग दे के देखोगे तो 7 पॉइंट कुछ आगे मान आएगा, ठीक है। 7.2397 इंटू 10 की पावर -3, ये तो आगे सोल्व करोगे तो ऐसा मान आएगा, ठीक है, वरना 1/137 सीधा सीधा ही आ रहा है। ये था सूक्ष्म संरचना नियतांक। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं, वो होती है ऊर्जा। क्या होती है भैया? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है ऊर्जा। क्या आती है भैया? ऊर्जा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ऊर्जा, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं। ऊर्जा के लिए अपन सबसे पहले बात करेंगे कौन सी ऊर्जा भैया? गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा आपको पता है 1/2 हाफ mv स्क्वायर,
बराबर कितनी होती है? अरे 1/2 हाफ mv² कौन है? काइनेटिक एनर्जी है। कौन है? काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितनी हो गई? 1/2 mv²। ठीक है भैया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 1/2 mv²। लेकिन अपने को पता है कि यहां पर जो गति कर रहा है उसको ये बल प्रदान करता है mvn² बराबर क्या होता है? kze²/rn। इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, इसको नंबर 2 दे दूं। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, अरे यहां भी नीचे rn था, यहां rn² था, rn से rn यहां पे कैंसिल किया तो था। यही चीज को यहां लिख रहा हूं फिर से, ठीक है, यहां फिर से लिख रहा हूं। तो यहां देखो इक्वेशन 1 और 2 से काइनेटिक एनर्जी 1/2, इस mvn² की जगह ये रख दूं क्या? तो यहां से देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितनी आ गई? 1/2 mvn² की जगह ये रख दो kze²/rn। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। दूसरा अपन अब इसके लिए देख रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है रे? k q1 q2। q1 का मान है ze, q2 का मान -e। यहां चिन्ह के साथ ले रहा है भैया, ऊर्जा के लिए किसके साथ ले रहा है? चिन्ह के साथ। kze -e/r, तो rn, यानी इसका मान हो गया -kze²/rn। अब जो टोटल ऊर्जा होती है वो होती है, उसको E भी लिखते हैं रे टोटल ऊर्जा को, ठीक है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से देखो टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है 1/2 kze²/rn माइनस kze²/rn। ये आधा है, ये 1 है, एक आधे में से माइनस का 1 घटा रहा हूं तो माइनस का आधा बचेगा, बाकी तो सेम है कि नहीं है? देखो यहां आधा है और यहां 1 है, तो आधे में से 1 घटाऊंगा तो माइनस का आधा बचेगा, यानी टोटल एनर्जी अपने पास आ गई -1/2 kze²/rn। बोलो आई कि नहीं आई? मुझे बताओ यहां से अगर मैं rn का मान इसमें रख दूं तो किसी को कोई तकलीफ होगी क्या? rn का मान कहाँ है? ये पड़ा n²h²/4π²m, यहां से kze²। तो rn का मान रखने पर, किसका मान रखने पर है? rn का मान रखने पर, तो टोटल एनर्जी बराबर -1/2 kze²/rn का मान कितना है? n²h²/4π²m kze²। बोलो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो टोटल एनर्जी अपने पास यहां पर आ गई -1/2 4π²m ऊपर चला जाएगा, ये 4π²m ऊपर चला गया, kze² भी ऊपर जाएगा तो k²z²e⁴, k²z²e⁴ अपॉन n²h²। अब थोड़ा सा इसको मिटा दूं क्या? बस हो ही गया रे, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा ही और बचा है, ठीक है। तो यहां से देखो फटाफट टोटल एनर्जी एक बार फिर से लिख रहा हूं, -1/2 क्या है वहां पे? 4π²m k²z²e⁴ अपॉन n²h²। बोलो हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा हेतु n बराबर 1 z बराबर 1, तो यहां से टोटल एनर्जी बराबर आ जाएगी -1/2 4π²m k², z² 1 हो गया तो e⁴ अपॉन n 1 हो गया तो h²। और इसका मान होता है टाबरियों, जो ये टोटल एनर्जी है वो 1 हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है। तो Te1 पहली कक्षा और हाइड्रोजन के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो जो टोटल एनर्जी है Nv कक्षा के लिए, ठीक है, वो क्या बोल देंगे? टोटल एनर्जी 1 कक्षा हाइड्रोजन इंटू ऊपर कौन है? z², नीचे कौन है? n²। इस तरीके से अपने पास आ जाती है टोटल एनर्जी। अब टाबरियों फटाफट देखो, एक लास्ट चीज बता देता हूं, फटाफट लास्ट चीज बता देता हूं, जल्दी से देख लीजिए।
मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल एनर्जी ई है, टोटल एनर्जी ई है, देखो टोटल एनर्जी कहाँ है, ये रही टोटल एनर्जी, माइनस 1/2 kZe²/Rn। काइनेटिक एनर्जी 1/2 kZe²/Rn। दोनों को देखने जाओगे तो चिन्ह उल्टे हैं, बाकी मान बराबर है, मान बराबर है। यानी अगर ये ई होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो माइनस ई होगी। क्लियर है? अब बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस kZe²/Rn। एक तो देखो इसका 2 गुना है, इसका ये 1/2, ये आधी है तो ये 1 है, यानी ये 1 है तो ये 2 गुना होगी, ठीक है, और माइनस चिन्ह है, मतलब इसके जैसी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे हो जाएगी 2E। तो ये संबंध अपने को ध्यान में रखना है। अगर मान लो टोटल एनर्जी बराबर क्या हो, E की बजाय, टोटल एनर्जी E की बजाय माइनस E हो तो पोटेंशियल एनर्जी होगी -2E, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस का E। बोलो क्लियर है क्या? ये संबंध वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल बनता है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। क्लियर है? काफी है आज के लिए, बहुत है, ओके, ठीक है भैया।